बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ स्टूडेंट्स की अक्सर क्वेरीज़ रहती हैं कि सर वो जो रिज़ल्ट से पहले जो कोर्सेज़ हो गए हैं तो उसका अगर कोई रिकैप, तो ये FAR 1 का पहला टॉपिक जो नॉर्मली होता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का, तो उसका जो है एक सवाल और इंशाल्लाह एक सवाल और, तो दो सवाल जो है मैं आपके सामने अटेम्प्ट करूँगा और जिससे उम्मीद ये है कि आपका एक बेहतरीन रिकैप हो जाए। तो ये बेसिकली उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों ने ऑलरेडी क्लासेस ली हुई हों। अगर जो बिल्कुल ज़ीरो से कर रहा होगा तो शायद उनको भी फ़ायदा तो होगा, लेकिन उनको कोई किसी ना किसी पॉइंट पे कोई कन्फ्यूजन, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन नहीं है कि बिल्कुल हर चीज़ को जो है वो शुरू से समझाया जाएगा। तो रिकैप का फ़ायदा यही है कि कम टाइम के अंदर आप मैक्सिमम अपना गेन कर सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज़ ऑफ फाती लिमिटेड। तो इन ऑर्डर टू सेव योर टाइम व्हाट आई हैव डन इज़ कि मैंने इसका फॉर्मेट बनाया हुआ है। तो इसके अंदर कॉलम्स कौन कौन से बनेंगे ये आपको पता है कि जिसके बैलेंसेस आपके पास दिए हुए हों और जिसके बैलेंस अल्टीमेटली अगर बीच में कोई और भी आरआईएस हो रहा हो तो उसका कॉलम भी बीच में इंसर्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास ऑफ हैंड जो बैलेंसेस अवेलेबल हैं, सबसे पहले तो मैं रुपीज़ इन थाउजेंड्स कर दूँ। कभी रुपीज़ इन थाउजेंड्स में आता है, कभी रुपीज़ इन मिलियंस में आता है। अच्छा, एक चीज़ और बहुत ज़रूरी है, जब मैं इसको डाल रहा हूँ तो इसकी पार वैल्यू जो है वो मेंशन की हुई होती है और बहुत दफ़ा इसका बड़ी इंपॉर्टेंस होती है और ज़रूरत होती है। तो इसको हमेशा से जो है वो जहन में रखेंगे कि पार वैल्यू क्या दी हुई है। अगर नहीं दी हुई तो इसका मतलब है कभी ज़रूरत उस सवाल में नहीं पड़ेगी। तो 3 लाख रुपये रुपीज़ इन थाउजेंड्स, फिर 2 लाख 20,000, फिर 35,000। तो देखें आप, यही कॉलम्स थे, यही मैंने कॉलम बनाया हुआ है 35,000 और 1,10,000। अच्छा, माय प्रेफरेंस विल बी कि हम अल्टीमेटली टोटल का कॉलम भी ज़रूर बना लें। तो टोटल अगर हम इसका करें तो 465,000 का इसका टोटल बनता है, ठीक है। और रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन फॉर 2020। तो इसमें सबसे पहले जो है आपको जो डिविडेंड दिया हुआ है, तो अच्छा अब थोड़ा थोड़ा सा ज़्यादा तो मैं नहीं इसमें डिटेल में जाऊंगा। देखिए, इस साल अगर मैं बिल्कुल समराइज फॉर्म में कहूँ तो डिविडेंड्स इस साल कौन कौन सा रिकॉर्ड होगा, तो डिविडेंड इस साल जो है वो सिर्फ 2 रिकॉर्ड होंगे। एक तो कौन सा रिकॉर्ड होगा, ये हमारा साल है 2020 का, तो फाइनल डिविडेंड ऑफ 2019। क्योंकि 2019 का जो डिविडेंड है वो 2019 के ईयर में प्रपोज होता है और 2020 के अंदर जो है वो अप्रूव होता है और रिकॉर्ड होता है। तो फाइनल डिविडेंड हमेशा से 2019 का होगा और इंटरिम डिविडेंड वो एक दफ़ा भी हो सकता है, एक से ज़्यादा दफ़ा भी हो सकता है। तो इंटरिम डिविडेंड डायरेक्टर्स के पास राइट है कि वो इंटरिम डिविडेंड अप्रूव कर लें और वो 2020 का 2020 में रिकॉर्ड हो जाएगा। और डिविडेंड जो है वो 2 किस्म के होते हैं, एक कैश डिविडेंड और एक स्टॉक डिविडेंड। कैश डिविडेंड की अगर मैं एंट्री बनाऊं, कैश डिविडेंड की, तो नॉर्मली कैश डिविडेंड की पहली एंट्री बनती है चाहे इंटरिम हो या फाइनल हो, तो डिविडेंड अकाउंट इज डेबिटेड। अब इंटरिम है तो इसके साथ इंटरिम लिख देंगे और अल्टीमेटली जो है ये डिविडेंड आपका रिटेन अर्निंग में से माइनस हो जाएगा। और फिर इसके बाद पहली एंट्री होती है डिविडेंड पेएबल एंड देन अल्टीमेटली वो डिविडेंड पेएबल डेबिट हो जाएगा और बैंक क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी एंट्री आप बना सकते हैं रिटेन अर्निंग डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट, या डिविडेंड डेबिट और बैंक अकाउंट इज क्रेडिटेड फॉर कैश डिविडेंड। फिर इसके बाद दूसरा जो डिविडेंड होता है वो आपके पास होता है स्टॉक डिविडेंड, जिसका दूसरा नाम है बोनस शेयर्स, बोनस इशू,
कुछ स्टूडेंट्स बोनस इशू को जो है वो राइट इशू से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बोनस इशू जो है उसकी एंट्री हो जाएगी, अगर आपके पास शेयर प्रीमियम है तो शेयर प्रीमियम में से माइनस कर दें प्रेफरेबली, वरना जो सवाल में इंस्ट्रक्शन दी हुई है। और अगर शेयर प्रीमियम नहीं है तो फिर आप रिटेन अर्निंग में से डेबिट कर दें। ये शेयर प्रीमियम में से नहीं जाएगा कैश डिविडेंड, और शेयर कैपिटल जो है वो क्रेडिट हो जाएगा इसकी वजह से। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है नोट, चाहे कोई भी डिविडेंड हो, डिविडेंड की जो बेसिस ऑफ कैलकुलेशन है, बहुत सारे स्टूडेंट्स, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत सारा स्टूडेंट क्या करता है कि डिविडेंड को जो है वो कोई प्रॉफिट के ऊपर, कोई रिटेन अर्निंग के बैलेंस के ऊपर, कोई नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर के ऊपर वो परसेंटेज कैलकुलेट कर लेता है। नहीं, डिविडेंड की जो कैलकुलेशन होगी, डिविडेंड इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन पेड अप कैपिटल। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, वरना ये बहुत सीरियस किस्म का जो है वो ब्लंडर अक्सर स्टूडेंट कराते हैं। और ये कम स्टूडेंट्स नहीं होते, कुछ एक रीज़नेबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अगर एम्फेसाइज ना किया हुआ हो तो ये मिस्टेक हो जाती है। तो डिविडेंड का जो है मैंने इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक ओवरव्यू दे दिया, ताकि जब हम डिविडेंड की एंट्रीज करेंगे तब आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कीपिंग इन माइंड दोज एंट्रीज, अब हम डिविडेंड्स की एंट्री कर लेते हैं। तो फाइनल डिविडेंड प्रोपोज्ड फॉर 2020, क्या मैंने कहा था कि 2020 का डिविडेंड 2020 में रिकॉर्ड नहीं होगा, लेकिन 2019 का डिविडेंड जो है वो रिकॉर्ड होगा। तो अब इसमें तो डिविडेंड्स फाइनल 2019 का यहाँ रिकॉर्ड होगा, और किस परसेंटेज से हम दे रहे हैं। तो डायरेक्टर्स ने जो प्रपोज किया था वो 18% था, लेकिन शेयर होल्डर्स ने जो इसको अप्रूव किया है वो कितने परसेंट किया हुआ है, 15%। तो बस एक छोटी सी चीज़ याद रख लें, विच एवर इज़ लोअर। अगर शेयर होल्डर्स ने कम अप्रूव किया हुआ है तो वो रिकॉर्ड होगा, और अगर शेयर होल्डर्स ने फॉर एग्जांपल उसने कहा नहीं हमें 20% चाहिए और डायरेक्टर्स ने प्रपोज किया 18%, तो फिर 18%, तो विच एवर इज़ लोअर, बस ये याद रख लें। तो डिविडेंड जो है वो किस रेट से रिकॉर्ड होगा, यहाँ पे 15% से। किस के ऊपर होगा, किस अमाउंट के ऊपर होगा, अभी मैंने आपको बताया था, पेड अप कैपिटल के ऊपर होगा। अच्छा, फिर इसके बाद आपको गौर से ये पढ़ना होगा कि फाइनल डिविडेंड जो हम दे रहे हैं, तो फाइनल डिविडेंड जो था अप्रूव्ड वो आपके पास 15%, तो 15% जो है अमाउंट इसकी आ रही है 45,000 रुपये। ठीक है, तो कैश डिविडेंड, अच्छा कुछ भी ना लिखा हो तो वो कैश डिविडेंड होगा। और अभी मैंने आपसे बताया था कि इसकी एंट्री क्या होगी, रिटेन अर्निंग डेबिट और बैंक अकाउंट इज क्रेडिट। ये बात क्लियर हो जाती है। फिर इंटरिम स्टॉक डिविडेंड, जब भी ऐसा हो अंडरलाइन करके इसको एम्फेसाइज कर लिया करें। इंटरिम स्टॉक डिविडेंड डिक्लेयर्ड का मतलब है कि उसी साल रिकॉर्ड होगा डायरेक्टर्स के पास, ये राइट है। डेट को ज़रूर देखा करें कि ये डेट कौन सी है। तो इसकी जो डेट है वो आपके पास ये है, और इसके बाद जो है वो इंटरिम स्टॉक डिविडेंड में, अब इंटरिम स्टॉक डिविडेंड किस साल का, 2020 का। किस परसेंटेज से हम दे रहे हैं, एट द रेट ऑफ 10%। अच्छा, 10% को कभी कभी जो है 15%। अच्छा, अब जो एग्जामिनर इन्फॉर्मेशन देता है ना, वो क्या दिया हुआ है, 10% 2019 का आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है। 2019 का अगर आपको दिया हुआ भी है तो ये सिर्फ एग्जामिनर ने आपके कॉन्सेप्ट को रीअसेस करने के लिए कि आप गलती तो नहीं कर रहे, कि मिसलीड तो नहीं कर रहे अपने आप को। तो जो इंटरिम डिविडेंड पिछले साल रिकॉर्ड हो गया होगा, इस साल का इस साल रिकॉर्ड होगा, तो सिर्फ उसके लिए दे रहे होते हैं। और ये आपका हो जाएगा
इसके अंदर स्टॉक डिविडेंड 15%। अच्छा, 15% किसके ऊपर होगा? ये वाली फिगर के ऊपर। तो 15% ऑफ 3 लाख, और हमारे पास जो है ये अमाउंट इतना नहीं है अवेलेबल। तो अब देखिए यहाँ पे आपकी दोनों एंट्रीज सही हैं। सबसे पहले तो इसकी एंट्री स्टॉक डिविडेंड की जो है वो शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा 45,000 रुपये से। अच्छा, अगर आप चाहें तो शेयर प्रीमियम को डेबिट कर दें बाय ₹20,000 और 10,000 से आप डेबिट कर दें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, रिटेन अर्निंग को। वरना प्रेफरेंस ये है कि कहीं एक जगह से ही करते हैं, ठीक है ना। ये आपकी अजम्पशन बेस है। अगर किसी ने दोनों जगह से कर दिया तो गलत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा रैशनल ये लगता है कि पड़ा हुआ है, कोई मसला नहीं है शेयर प्रीमियम, तो मैं इसको 45,000 को यहीं से पूरा अमाउंट माइनस कर देता हूँ। और अगर कोई इंस्ट्रक्शन दी हुई हो तो फिर आप इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे। तो इसकी एंट्री क्या बनी हमारी? शेयर कैपिटल क्रेडिट और रिटेन अर्निंग इज डेबिटेड। और अगर मेरे पास ये 30,000 रुपये या 30,000 से ऊपर पड़ा हुआ होता तो मैं डेफिनेटली इसी में से माइनस कर देता। अच्छा, फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑन September 1, 2020 bought plant having fair value of ₹80 million and issued 7 लाख शेयर्स फुल्ली पेड। ठीक है, 7 लाख शेयर्स फुल्ली पेड। तो इसकी अगर मैं एंट्री बना के थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं तो आपको बात ज़्यादा समझ में आ जाएगी। तो हमने आपसे देखें फेयर वैल्यू ऑफ दी मशीनरी दी हुई है, तो इसका मतलब है कि मशीन की जो वैल्यू है वो एज़ पर IAS 16 वो ज़्यादा रिलायबल है कि उसकी फेयर वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो अगर मैं इसकी फेयर वैल्यू देखता हूँ तो मशीन अकाउंट इज़ डेबिटेड बाय ₹80 मिलियन। फिर मैंने आपसे कहा था कि इसकी पार वैल्यू ज़रूर देख लीजिएगा। तो अगर मैं शेयर कैपिटल को देखूं तो मेरे पास कितने इशू कर रहे हैं? 7 लाख इंटू अगर मैं ₹100 पार वैल्यू देखूं तो ये अमाउंट बन रही है दो ज़ीरो ऐड हो जाएंगे, तो ये 70 मिलियन आ रही है। ठीक है, अच्छा अब डिफरेंस क्या है? तो डेफिनेटली डिफरेंस क्या होगा कि ये जी कोई बताएं, अपने जहन में बताइए। तो क्या होगा इसकी एंट्री? शेयर प्रीमियम। तो आप समझे कि यहाँ पे अगर आपने इसको ना पढ़ा होता तो शायद हो सकता है कि आपने सारी अमाउंट को जो है वो 80 मिलियन से कैपिटल को क्रिएट कर देते हैं। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो लिख रहा है कि पार वैल्यू इसकी, और ये नहीं कहा कि उसने पार वैल्यू पे इशू कर रहा है। एंड इशूड 70 मिलियन फुल्ली पेड। फुल्ली पेड का मतलब है उसमें हम पार्शियली कुछ नहीं ले रहे, सारे के सारे पैसे हम अभी उसको एडजस्ट कर रहे हैं। तो बाकी का जो एक्सेस अमाउंट है 10 मिलियन इज ट्रीटेड एज शेयर प्रीमियम। या IAS 16 के हिसाब से एंट्री इस तरीके से बननी चाहिए। अच्छा, अब मैं इसकी पोस्टिंग ले लूँ तो इशुएंस ऑफ शेयर्स अगेंस्ट अदर कंसिडरेशन। अदर कंसिडरेशन का मतलब देखें 3 तरीके से शेयर इशू हो सकते हैं, अगेंस्ट कैश, अगेंस्ट बोनस शेयर्स, और इसके अलावा जो भी होगा उसको हम कहते हैं अदर कंसिडरेशन। तो आप अगर लिमिटेड कंपनी का डिस्क्लोजर देखेंगे तो लिमिटेड कंपनी के डिस्क्लोजर्स के अंदर जो है वो आपको कहा जाता है कि जो इशुएंस ऑफ शेयर्स होता है तो उसको बताइए कि अगेंस्ट व्हाट। तो अगेंस्ट कैश, अगेंस्ट बोनस शेयर्स और अगेंस्ट परचेज अदर कंसिडरेशन। मैंने एहतियात लिख दिया, बहुत ज़रूरी नहीं, अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई इसमें इशू नहीं आएगा। तो 70,000। अब देखिए ये एंट्री एग्जाम में नहीं आई अब तक, ठीक है ना। तो IAS 16 में तो आपने पढ़ी हुई है, तो एग्जामिनर क्यों ना यहाँ पे पूछे इस किस्म की एंट्री। तो लाजमी जो है वो इस किस्म की एंट्रीज़ वो पूछ सकता है, ठीक है ना। तो एक छोटी मोटी एंट्री ताकि आप
उसको सोचें तो सही ना कुछ। तो ये आ गया आपके पास 80 मिलियन रुपीस का इशुएंस ऑफ शेयर्स। फिर इसके बाद नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, चाहे तो इसको सबसे ऊपर लिख लें वरना यहीं पे ले लें नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज रुपीज 55,000। देन इसके बाद जो है अब ये रीवैल्यूएशन का दो चीज़ों के ऊपर एग्जामिनर एम्फेसाइज करता है। पहली चीज़ जो है वो होती है आपके पास डिविडेंड, और दूसरी चीज़ जो होती है आपके पास वो होती है रीवैल्यूएशन। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे रीवैल्यूएशन के ऊपर भी कुछ काम किया हुआ है। तो अब अगर आप रीवैल्यूएशन को देखेंगे तो रीवैल्यूएशन के ऊपर जो है देखें क्या किया है। तो मैं पहले हेडिंग दे देता हूँ रीवैल्यूएशन की। अच्छा, पहले क्या हुआ है वो कहता है। अच्छा, एक चीज़ और देखें, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल में जो है मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ था कि ये रीवैल्यूएशन जो है वो सिर्फ प्लांट के ऊपर है। ये बहुत बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो ब्रैकेट में जो चीज़ें लिखी हुई होती ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो इसको ध्यान में रखेंगे कि ये जो अपवर्ड रीवैल्यूएशन पड़ा हुआ है आपके पास वो किसी और का नहीं है। अगर बिल्कुल ब्लैंक होता तो फिर हमें असम्पशन लेनी पड़ती। तो यहाँ पे हमारा ये इस तरीके से जो है वो ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली होगा। तो ये प्लांट के ऊपर आपका ये अमाउंट पड़ा हुआ है। तो अपवर्ड रीवैल्यूएशन की तो एंट्री आपको पता है कि क्या होती है। अपवर्ड रीवैल्यूएशन, एसेट्स अकाउंट डेबिट एंड सरप्लस अकाउंट इज क्रेडिट, अनलेस आपको ये बताया गया हो कि कभी। अच्छा खैर, इसमें तो ये वो पड़ा हुआ है 6 मिलियन का। तो आपके पास रुपीज़ कितने से हो जाएगा ये 6,000 से। 6,000 से ये एंट्री होगी। फिर इसके बाद अपवर्ड रिवैल्यूएशन ऑफ व्हीकल, इसकी भी एंट्री सेम। ये किसके ऊपर था, प्लांट के ऊपर। ये अपवर्ड रिवैल्यूएशन ऑफ व्हीकल ₹5,000। और अच्छा, ड्यूरिंग 2018, ये वो वाला पॉइंट आ गया। ड्यूरिंग 2018, वही मैंने आपसे कहा ना कि ब्रैकेट को पढ़ना ज़रूरी है। ड्यूरिंग 2018 अपवर्ड रिवैल्यूएशन वाज चार्ज टू रिटेन अर्निंग ₹2 मिलियन। तो पिछले सालों में इसका पहले डाउनवर्ड हो चुका था। तो आपका IAS 16 क्या कहता है कि अगर सेम क्लास ऑफ एसेट्स में, सेम एसेट्स के ज़रूरी नहीं है, सेम क्लास ऑफ एसेट्स में अगर कोई पहले डाउनवर्ड हो तो जब आप अपवर्ड रिवैल्यूएशन करेंगे तो पहले उस डाउनवर्ड को एडजस्ट करेंगे एंड देन इसके बाद जो है। तो इसकी एंट्री में बना के आपको बता देता हूँ कि इसकी एंट्री क्या होगी। तो व्हीकल की रीवैल्यूएशन ऑफ व्हीकल, तो इसका पहले डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ था। तो अब हम क्या करेंगे, रिटेन अर्निंग को क्रिएट कर देंगे, क्योंकि हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये एंट्रीज यहाँ दी हुई हैं तब तक देखो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में चार्ज नहीं किया हुआ। तो रिटेन अर्निंग को जो है हम क्रिएट कर देंगे बाय 2000। और जो अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ है एसेट्स अकाउंट, तो एसेट्स अकाउंट व्हीकल वो डेबिट हो जाएगा 5000 से, गालिबन 7 से, और बाकी का जो है वो सरप्लस में आ जाएगा 5000। ये इसकी एंट्री बन रही है जी। तो ये मैंने आपसे कहा कि तो रिवैल्यूएशन में मैंने कोशिश की है थोड़ा सा आपको अच्छा रिकैप मिल जाए। तो यहाँ पे तो आप देखें कि सरप्लस के अंदर हमने क्रिएट किया बाय 5000, और 2000 जो है अज्यूमिंग कि हमने वहाँ पे इसको रिकॉर्ड नहीं किया था, और मींस प्रॉफिट लॉस अकाउंट में अब तक रिकॉर्ड नहीं हुआ जब भी हमने यहाँ पे ले लिया है। तीसरा पॉइंट इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है, फर्नीचर का डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन। अब फ़ौरन हमारे जहन में आता है
कि अपवर्ड तो पड़ा हुआ है, लेकिन अपवर्ड का अगर आपने ब्रैकेट में देखा तो वो जो अपवर्ड पड़ा हुआ था वो प्लांट के ऊपर था, फर्नीचर के ऊपर नहीं था। तो अगर डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन पहली दफ़ा हो रहा हो तो वो रिटेन अर्निंग में जाता है, या इसको इम्पेयरमेंट कह सकते हैं, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जा चुका होता है। अब यहाँ पे एग्ज़ाम में आपको अपनी अजम्पशन मेंशन करनी पड़ेगी। बेसिकली एग्जामिनर आपसे ट्रीटमेंट मांगता है, तो यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली यहाँ मेंशन करूँगा एग्जामिनर के लिए, और वो क्या है, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन किसके ऊपर है, फर्नीचर के ऊपर। उसके ऊपर कोई हमारे पास अपवर्ड रिवैल्यूएशन नहीं पड़ा हुआ था। तो यहाँ पे मैं अपनी अजम्पशन लूँगा, और अजम्पशन में क्या ले रहा हूँ कि इसका जो इम्पेयरमेंट है अभी तक प्रॉफिट लॉस अकाउंट में चार्ज नहीं हुआ। अज्यूमिंग इम्पेयरमेंट लॉस has not been charged to profit and loss account। और अगर आपने इसकी एंट्री नहीं की और सिर्फ एंट्री बना के दिखा दिया और इसमें आपने कह दिया कि इट इज़ अज्यूम दैट कि इसका ऑलरेडी चार्ज हो चुका है और एंट्री बता दी, तो एग्जामिनर के पास कॉन्सेप्ट आ गया कि आपको पता है कि इसका ट्रीटमेंट क्या करना था। ठीक है, तो मैं ये वाइसी वर्सा इसलिए कर रहा हूँ ताकि इसकी रिकॉर्डिंग इसके फेस पे आ जाए। तो फर्नीचर का जो है वो डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन रिटेन अर्निंग में से इसकी एंट्री हुई होगी, रिटेन अर्निंग डेबिट और एसेट्स अकाउंट इज क्रेडिटेड। तो ये एंट्री आपकी 600 से यहाँ से माइनस हो जाएगी, 600 यहाँ से माइनस हो जाएगी। और फिर आखिरी में जो है वो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे आखिरी में आपके पास इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की एंट्री आपको सबको पता है। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की एंट्री होती है सरप्लस अकाउंट डेबिट और रिटेन अर्निंग इज क्रेडिटेड। तो सरप्लस अकाउंट इज डेबिटेड बाय रुपीज़, सरप्लस अकाउंट इज डेबिटेड, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन 4.5, तो 4,500 और क्रेडिट यहाँ से माइनस हुआ और ये आ गया, ओवरऑल कोई भी इम्पैक्ट नहीं है। सिंपली एक दफ़ा जो है इसका अगर हम टोटल कर लें, और इसके ग्रैंड टोटल का एक फ़ायदा ये होता है कि आपका ये टैली करने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है कि ये सही है कि नहीं है। तो अगर मैं इसका टोटल लेता हूँ तो मेरे पास इसका अमाउंट जो आ रहा है तीनों का वो 415,000, इसका टोटल जो आ रहा है वो 30,000, इसका टोटल जो है वो 41,500, और इसका टोटल जो है वो 80,900, और ओवरऑल टोटल जो है वो 522,400। अब अगर आप इसको क्रॉस कास्टिंग करेंगे और अगर आप यहाँ से भी आएंगे तो ये अमाउंट टैली होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक सवाल मैंने आपको इसके अंदर आपने देखा होगा कि 3 चीज़ें हैं टोटल जो यहाँ पे आपको समझनी है। एक डिविडेंड का इम्पैक्ट जिसको मैंने कम्प्रिहेंसिवली यहाँ बराबर में इसकी एक समराइज एंट्री बता दी। दूसरा जो है रीवैल्यूएशन, कॉम्प्रिहेंसिवली मैंने कवर कर लिया। बाकी जो है वो इश्यूएंस ऑफ शेयर्स की वो अलग अलग एंट्रीज दे सकता है। तो इसमें जो अपेरेंटली नज़र आता है वो रीवैल्यूएशन का इम्पैक्ट मुझे ज़्यादा नज़र आता है जो कि यहाँ पे है। और ये मैंने आपको एक सवाल आपको करवा दिया है, एक सवाल मैं आपको इंशाल्लाह और कर दूंगा। तो इसके बाद इंशाल्लाह ये मैंने आपका वो स्कोप कवर किया है जो अभी एज़ पर करंट स्टडी टेक्स्ट के अंदर जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उस स्कोप के अंदर अब तक जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं ये उसके हिसाब से है। इसका विज़न जो है वो बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। अब क्या होगा वो डेफिनेटली अगर ICAP की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन आती है या कोई सवाल का डेटा आता है हमारे पास तो फिर हम इसको किसी और ज़ाविये से भी देख सकते हैं। तो आई होप कि ये थोड़ी सी एफ़र्ट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। कीप मी इन योर प्रेयर्स
दुआओं में याद रखें। और ये क्योंकि एफर्ट्स जो है वो स्टूडेंट्स के लिए की गई है, तो आपका फीडबैक जो है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल रहेगा। और डेफिनेटली आपके फीडबैक के बेसिस पे वी विल बी एबल टू हेल्प यू आउट इन दिस रिगार्ड। तो ये FAR 1 का ICAP का जो कोर्स है उसके हिसाब से स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस लिक्विडिटी का पहला सवाल कंप्लीट होता है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।